अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद दुश्मन ने पाकिस्तान के मासूम बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के जिले खुजदार में स्कूल के बच्चों को लेकर जाने वाली बस पर खुदकश हमले के नतीजे में 3 तालबात समेत 5 अफराद शहीद जबकि 38 जख्मी हो गए हैं। खुजदार वाक़े पर ISPR का रद्द-ए-अमल आया, जिसमें कहा गया कि खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। इस बुज़दिलाना हमले के मंसूबा साज, सहूलतकार और हमलावरों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ क्वेटा पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी उनके हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम मुलाकातों और ब्रीफिंग्स में शिरकत करेंगे, जबकि बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास भी बुलाए जाने की तवक्को है। नाज़रीन, बच्चों को निशाना बनाने का मतलब सिर्फ एक है कि दुश्मन मुल्क भारत इंसानियत, रहम और इखलाकियात से मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। जब दुश्मन का हदफ स्कूल के बस्ते, किताबें, हंसती मुस्कुराती आंखें और माँ की गोद बन जाए तो समझ लें कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। और हमें उम्मीद है कि हमारी बहादुर अफवाज हमारे बच्चों के खून का एक एक कतरे का हिसाब लेगी। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। उन्होंने कहा है कि ये बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। वो बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी भारत की आबी दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया है। अगर भारत की आबी दहशतगर्दी जारी रहती है तो पाकिस्तान का क्या जवाब होगा? अमन के दुश्मन BLA और TTP को सर से कुचलने के लिए कौन से अहम फैसले लिए जा सकते हैं? चाइना में भी पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा के दरमियान मुलाकातों में अहम फैसले हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अल अरबी। अहमद, वेलकम टू सुनो राउंडअप। अहमद, भारत मैदान जंग में बुरी तरह हार कर अब बुज़दिलाना और इंसानियत सोज हरकतों पर उतर आया है। बलूचिस्तान में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। खुजदार में स्कूल बस पर हमला हुआ, 4 मासूम बच्चे शहीद हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हैं। कैसे भारत को कटहरे में लाया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत अभी बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो बैंड टेररिस्ट आउटफिट है BLA, इसकी जो पुष्टपनाही भारत कर रहा है, जिस तरीके से इसको आर्किटेक्ट कर रहा है, जो बलूचिस्तान के अंदर सबूत और शवाहिद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को प्रोवाइड करता रहा है पिछले 2 दिहाइयों से, और जिस तरीके से जिस पैमाने पे दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, ये किसी से ढकी और छुपी हुई बात नहीं है। और अभी ये मार्का हक के बाद जिस तरीके से दोबारा से ये बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, और इसके अंदर जो अफगान एंगल है कि जब अफगानिस्तान के जो आला हुकाम है उसके साथ जयशंकर की मुलाकात हुई तो उसके बाद एकदम से दहशतगर्दी की एक नई वेव पाकिस्तान में आई। ये पूरी दुनिया के सामने इस चीज को करने की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को माइक्रोस्कोप लगा के देख रही है। पाकिस्तान पहलगाम से पहले कुछ और था, उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो भारत की गलतियां हुई उसके बाद अब पाकिस्तान कुछ और है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया अब सीरियस ले रही है। तो एक तो पूरी दुनिया के सामने इस एंगल को और इस दहशतगर्दी को और भारत के इसके साथ जो जवाब है उसको रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, इसका एक इंटरनल एंगल है। इंटरनल एंगल में आप ये देख सकते हैं कि महारंग बलोच और इस तरह के जो लोग इस दहशतगर्दी जो बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडिया और इन दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान में, जो इनका सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनको सजा देनी पड़ेगी। ये जो बच्चे हैं, ये जो आज इनको बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया है, इन मासूम बच्चियों को, इनका जो कत्ल है, इनका जो खून है, वो डायरेक्टली महारंग बलोच, BLA, अख्तर मेंगल जैसे जो लोग हैं उनके हाथों पे है। तो उन सारों को अकाउंटेबल करना बहुत जरूरी है। ये इसका इंटरनल एंगल है। जहां तक बात रही है भारत की, तो भारत अगर पहलगाम वाले ड्रामे को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बना के पाकिस्तान के साथ जो जो पिछले 10-15 दिनों में 20 दिनों में इसने किया, पाकिस्तान को भी अब स्टेक्स को थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा और हमें भारत को उसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा जो जुबान वो समझते हैं।
अच्छा अहमद, पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, एक दिन पहले किला अब्दुल्ला में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, आज मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। क्या ये वो वक्त नहीं जब इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन शुरू होना चाहिए? जी, विदाउट एनी डाउट इनके खिलाफ एक ऑल आउट ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। इनको यू हैव टू मेक एन एग्जाम्पल। देखें, रशिया के अंदर अब से चंद महीने कबल आईएसआईएस के कुछ दहशतगर्द पकड़े गए थे और उन्होंने कुछ हमला वगैरह करने की कोशिश की मॉस्को के करीब। रशिया ने उन दहशतगर्दों को एप्रीहेंड किया और उसके बाद उनको सजा दी और पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को बताया रशियन टेलीविजन के ऊपर उनके चेहरे और उनकी शक्लें, और सजा देने के बाद जो उनका हुलिया था वो ब्रॉडकास्ट किया रशिया ने। उसका नतीजा ये हुआ कि अब तकरीबन 6-7 माह गुजर चुके हैं, रशिया में दोबारा आईएसआईएस और दाइश की दहशतगर्दी नहीं हुई। सो आपको यू हैव टू टेरराइज द टेररिस्ट। ये दहशतगर्द इंडिया स्पेशली जो है ये बच्चों को टारगेट क्यों करता है? क्या इससे कोई इनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है? नहीं। बच्चों को इस वजह से टारगेट करते हैं कि खौफ और हिरास फैला सके पूरे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, के देखो हम बड़े जालिम हैं और हम बहुत जुल्म करेंगे और हम बच्चों, हम दरिंदे हैं, खूनखार दरिंदे हैं। सो एलिमेंट ऑफ फियर के ऊपर ये लोग खेलते हैं। उसका काउंटर नैरेटिव या उसका काउंटर जो स्ट्रेटजी होती है वो भी यही होती है कि यू हैव टू टेरराइज द टेररिस्ट। आपको दहशतगर्दों को दहशत ज़्यादा करना पड़ता है। अहमद, 2014 में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने बिला ताखीर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की। मुल्क की सियासी और मजहबी जमातें एक मेज़ पर बैठी। इस वक्त नेशनल यूनिटी की कितनी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें नेशनल यूनिटी की इसमें बहुत अशद ज़रूरत है। और अभी हमारे पास एक पूरी पूरी पाकिस्तान की कौम ने देखा है कि हमारा असल दुश्मन कौन है, और इसको हमने जिस तरीके से जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो डिविजन्स थी, जो फ्रिक्शन थी, जो फैक्शंस थी, वो आपस में जितनी डिवाइडेड थी आज उतनी ही यूनाइटेड हैं। और हमें इस यूनाइटेड एनर्जी जो पाकिस्तान की है, जो पूरी पाकिस्तान की कौम ऑपरेशन मार्का हक के बाद और अब तक पाकिस्तान की अफवाज के पीछे खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हमें उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। और बलूचिस्तान का और केपीके का जो इशू है, उसके जो टीटीपी का टेररिज्म हो या ये फितनाल हिंद और फितनाल खवारिज, इन दोनों दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाने की हमें जरूरत है, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें इसका जो काइनेटिक एंगल है और जिसमें इसकी जो फॉरेन एंगल है, यानी जो दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, उसका एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर हमें पैरेलल इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान हमने देखा किस तरह से एपीएस के टाइम पे फौरन अमल दरामद हुआ, लेकिन आपको लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर इस वक्त अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है? पिनिकल इंपॉर्टेंस है। देखें, भारत को जिस तरीके से भारत ने बनियानुल ऑपरेशन, इन्होंने अपना सिंदूर लॉन्च किया, ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है। ये जो कहते थे ना ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यूड है, पोस्टपोन हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है। तो बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये इस पे इंतहाई लाजमी है कि हम जो नेशनल एक्शन प्लान और नेशनल एक्शन प्लान से जो रिलेटेड सारी पॉलिसी है, उसको आजकल के दौर में जो तब्दीलियां उसमें करनी है वो करके उसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल जंग बन चुकी है। भारत का प्लान हमेशा से जो स्ट्रेटेजी है वो यही रही है कि पाकिस्तान के अंदर, जिसको ये आपने टेक्निकल अल्फाज में कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन कहते हैं, बेसिकली वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा दहशतगर्दी कर दो कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बॉर्डर छोड़ने पर मजबूर हो जाए और मुल्क के अंदर पुलिस की ड्यूटीज पे आ जाए। और जब इस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर्स कमजोर हों तो फिर आप इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो, जिसको ये कोल्ड स्टार्ट कहते हैं। सो हमें इस चीज को अपने जहन में रखना है कि भारत दोबारा कभी भी किसी भी वक्त, जो इन्होंने 6 मई को किया, 10 मई को किया, इसके बाद हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत किसी भी वक्त दोबारा कोई ना कोई मिस एडवेंचर लाजमी करेगा और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाएगा। तो जो अंदर दहशतगर्दी है उसको हमने डायरेक्टली लिंक करना है जो भारत मिस एडवेंचर करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। ये उस वजह से सॉफ्टन अप इसको कहते हैं कि ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हमें बहुत क्रिटिकली डील करना है, इसको हमें डिसाइसिवली डील करना है और इमीडिएटली डील करना है। ये बलूचिस्तान का मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, चंद 100 के करीब ये दहशतगर्द हैं जो कि पाकिस्तान की, जो कि इंप्रेशन ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि खुदा ना खासा बलूचिस्तान को ये तोड़ लेंगे। कभी भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन इनको इस दफा डिसाइसिवली खत्म करना है। यू हैव, जैसा मैंने कहा, यू हैव टू टेरराइज द टेररिस्ट, यू हैव टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम, ताकि मैसेज जाए इर्द गिर्द के जो दहशतगर्दी करेगा उसके साथ
बिल्कुल कि रियासत के साथ उनको रियासत निपटेगी। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शामिल की गई थी कि दहशतगर्दों के ख्यालात और नज़रियात की तशहीर की इजाज़त नहीं होगी और ना ही इन दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश किया जाएगा। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि खुलकर सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है। इसको रोकना कितना ज़रूरी है? देखिए, सोशल मीडिया को, इसकी एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी सोशल मीडिया से रिलेटेड है कि जिसमें आपको सोशल मीडिया, पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया को वेपनाइज किया, पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया कॉन्ग्लैमरेट्स के साथ डील किया, उनके साथ उनको एक डिसाइसिव तरीके से बताया कि अपने मुल्क की क्या डिमांड्स हैं, उनको अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आए। इंडिया ने ये किया, टर्की ने ये किया, रशिया ने ये किया, चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए। पाकिस्तान को भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी अब डिजाइन कर लेनी चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड, और हमें इन कॉन्ग्लैमरेट्स के साथ डील करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर अगर आपने इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात की है तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एक लोकल थाने के अंदर पर्चा होता है और वहां से ऊपर जाते जाते रिपोर्ट, ट्विटर के अकाउंट के खिलाफ वहां से ऊपर जाते जाते रिपोर्ट सेंट्रलाइज हो जाती है। सो पाकिस्तान को भी इसी तरह की स्ट्रेटजीज की जरूरत है। अच्छा, एक बात तो प्रिडिक्टेबल थी ही कि भारत बीएलए और टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब करेगा और वो कर भी रहा है। इसके अलावा मजीद कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां हमें कॉशियस रहने की जरूरत है? देखें, दो एंगल्स के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा इंडिया की तरफ से जो हमारा एनालिसिस है या जो हमारी नाकिस राय में हमारी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया क्या कर रहा है। एक तो वो पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा दहशतगर्दी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा टीटीपी को उन्होंने जिस तरीके से ड्रोन्स तक कभी दे दिए हैं, और फिर जो फितनाल खवारिज हैं, और फिर ये फितनाल हिंद जो बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नई वेव ऑफ टेररिज्म लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो एंगल हमें अवेयर रहना है वो ये है कि ये किसी भी टाइम जो इनका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और टेम्परेचर मोदी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, जो वेस्ट की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है कि इन्होंने जो अपनी वेस्ट की वॉर मशीन को इन्होंने तबाह करवा दिया, उसके शेयर्स गिरवा दिए, उसकी क्रेडिबिलिटी गिरवा दी, टू द एक्सटेंट कि अभी आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल के इंडोनेशिया कोई राफेल की डील करने का सोच रहा था फ्रांस के साथ, और उन्होंने वो पोस्टपोन कर दी है कि पाकिस्तान इंडिया का जो ये फेस ऑफ हुआ है उसके बाद। तो वेस्ट की जो वॉर मशीनरी है उसको भी एक धचका लगा है, वो भी इंडिया पे प्रेशर कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप कोई थोड़ी बहुत तो हमें हमारी रेपुटेशन बचाओ। तो पाकिस्तान को एक इंडिया की मिस एडवेंचर जो ये एक्सपेक्टेड है कि ये ईद उल अजहा के अराउंड कहीं पे कर सकते हैं। सो इसके बारे में हमें इन दोनों एंगल्स पे अवेयर रहना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है, भारत अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर सकता है। भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त की सूरत में जो चोट पहुंचाई है, इसके बाद इस तरह की खबरें और इतलात कितनी कंसर्निंग है? देखिए, भारत आपका दुश्मन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो एक लम्हा भी नहीं भारतीय गुजारते सवाए इसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाएं। वो अब से नहीं, पिछले 70 साल से आपको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपका एक एग्जिस्टेंशियल एनिमी है। अब तो कम से कम हम लोगों को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब तो कम से कम हम लोगों को इस बात पे अपना माइंड, अपना दिमाग, अपनी सोच सीधी कर लेनी चाहिए कि वो आपका वजूद तस्लीम नहीं करता। हम जब पहले ये बात करते थे तो कहते थे जी आप वॉर मॉन्गर हैं। हम आगे से ये कहते थे यार जंग करने की बात हम तो नहीं कर रहे, जाके मोदी को समझाओ जो कह रहे हैं कि जंग करनी है और पाकिस्तान को खत्म करना है। जाके जयशंकर को समझाओ जो कहते थे कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। जाके सुब्रमण्यम स्वामी को समझाओ। सो अब हमें इस बात की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि वो आपका दुश्मन है। उसको एक लम्हा भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई स्पॉट मिल गया या उसको ये लगा कि आप पाकिस्तान को हमला करके पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है तो वो करेगा। जाहिर है आप वो दुश्मन कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो कर रहा होगा। अब आई कंप्लीटली एग्री आपकी बातों के साथ कि जिस तरीके से वो अभी रास्तों की कोशिश कर रहा हो या ग्राउंड इनकर्जन की कोशिश कर रहा हो या जिस तरीके से वो अभी अपना जो हजारों की तादाद में उसने नए ड्रोन्स मंगवाए हैं, भारत हर लम्हा कोशिश कर रहा है। और हमें इस अवेयर रहना है और हमें अपनी स्ट्रेटजी, बोथ the national security policy, the internal policy of Pakistan as well as the external policy। अब पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा, पोस्ट जो 6 में पाकिस्तान और है, 6 में से पहले का पाकिस्तान और था। तो अब हमें उस हिसाब से अपनी पॉलिसी इंटरनल और एक्सटर्नल डिजाइन करनी है। दिस इज वॉर टाइम। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अब हम
पीस टाइम डिप्लोमेसी या पीस टाइम फॉरेन पॉलिसी या पीस टाइम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या पीस टाइम इकोनॉमिक पॉलिसी से निकल चुके हैं। अब वॉर टाइम इकोनॉमिक पॉलिसी है, वॉर टाइम डिप्लोमेसी है, वॉर टाइम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो हमें इस तरीके से इंडिया के थ्रेट को इंटीग्रल और सेंट्रल पार्ट बना के उसके इर्द गिर्द अपनी पॉलिसी डिजाइन करनी है। और पानी के हवाले से कुछ चीजें भी रिपोर्ट हो रही हैं अहमद। फिर कल बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि भारत पानी को असले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम ये कहें कि ये एक आबी दहशतगर्दी है तो ये भी गलत नहीं होगा। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। क्या भारत पाकिस्तान के पानी के साथ छेड़छाड़ी करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? लेकिन चीजें जिस नहज पर आ चुकी हैं, आपका एक फाइनल फेस ऑफ तो इंडिया के साथ होगा ही होगा। वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने पहली बैटल की, आपके उन्हें मुंह की खानी पड़ी, उनके दांत टूट गए, लेकिन वो जख्मी जो दुश्मन है वो बावलों की तरह पागल फिर रहा है एक और अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, और तैयारी पूरी कर रहा है कि अगले 10-15 दिन में उसे कहीं पे कोई स्पेस मिले तो वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और मिस एडवेंचर करे। जब वो खत्म होगा, उसमें फिर अगर ये हार गए तो आपको क्या लगता है कि इंटरनल डायनामिक्स इंडिया के क्या होंगे? अगर एक और मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कर रहा है, अगर एक और उसको मुंह की खानी पड़ गई तो फिर क्या होगा? फिर मोदी को हटा दिया जाएगा, मोदी को हटाने के बाद योगी आदित्यनाथ आ जाएगा, या इसी तरह का कोई और बड़ा कसाई आ जाएगा। सो इंडिया के साथ आपका जो फेस ऑफ है वो तो होना ही होना है। वो आपको छेड़ता रहेगा, वो जैसा मैंने कहा, वो आपकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता, आपके वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। तो कहते हैं हमने अखंड भारत बनाना है। इस बेस के ऊपर वो लोग रहेगा। एक और बड़ी भारत एक और बड़ा क्रेजी स्टेप लिया है उन्होंने। दे ट्राई टू प्ले अ चाइनीज कार्ड। इंडिया ने पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद चाइना के साथ भी महाजराई शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी चाइना ने की इस्तेमाल की गई थी पाकिस्तान से, तो हम इनडायरेक्टली चाइना के साथ ही लड़ रहे थे। तो ये भारत के चाइना कार्ड खेलने का खित्ते की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, और इसको फैक्चुअली हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? देखें, इनका ये जो बात चाइना वाली कर रहे हैं, ये क्योंकि इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे तो यही करता था ना अमेरिका के सामने कि मैं इस काबिल हूं कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे चाइना को रोक सकूं, लिहाजा तुम मेरी मदद करो कि मैं पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करूं। पूरी दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को इसने यही एक फॉल्स होप दिया हुआ था। तो अब जब उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान ने इनकी तबाही फेर दी है, तो अब किसी तरीके से इनको वेस्ट से और इक्विपमेंट चाहिए, असलहा चाहिए, वेस्ट की मजीद सपोर्ट चाहिए। तो किसी तरीके से ये वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है, जो एंटी चाइना एलिमेंट बैठा हुआ है वेस्ट में, उसको राजी करने के लिए, वहां से और असलहा लेने के लिए ये चाइना वाला एंगल लेके आए हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वेस्टर्न थिंकर्स और जो इनके जो वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनके यहाँ बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि चाइना पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा था दुनिया में एस्टैब्लिश करने की अपने आप को एज अ मिलिट्री पावर, क्योंकि दुनिया में जितनी भी सुपर पावर्स रही हैं उन्होंने अपने आप को मिलिट्री पावर एस्टैब्लिश किया, तभी वो सुपर पावर बनी है। चाइना तब तक सुपर पावर का कंटेंडर अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता था जब तक वो एज अ मिलिट्री पावर अपने आप को पोर्ट्रे ना करता। और अमेरिका हमेशा से मिलिट्री की वजह से जाना जाता रहा, रशिया भी मिलिट्री की वजह से जाना जाता रहा, चाइना एक जियो इकोनॉमी और ट्रेड की वजह से जाना जाता था। सो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस ये है, जो डिफेंस का थॉट प्रोसेस है, कि पाकिस्तान ने 20 साल बाद चाइना को वो गेटवे दे दिया है कि जिसके थ्रू अब उसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया एज अ मिलिट्री पावर। चाइना की जो एयरफोर्स है उसने आज तक कभी एयर टू एयर कॉम्बैट कोई जंग तो नहीं लड़ी। ये तो पाकिस्तान के पायलट्स अल्लाह के फजल से, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी ट्रेनिंग थी कि जिन्होंने चाइनीज इक्विपमेंट को लेजिटिमाइज कराया। आप इमेजिन करें अगर यही चाइनीज इक्विपमेंट इंडियन एयरफोर्स के पास होता तो उसका क्या हाल होता। बिल्कुल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कंपैरेटिवली उनके पास राफेल था ना, उन्होंने किस तरह से उसको राफेल को नाकाम किया। चाइना चूंकि अब बराह रास्त इस पे मुलव्वस हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, या फिर कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिलेगी? देखिए, आई एम होपफुल कि कोई पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो पूरे रीजन के डायनामिक्स को इस वक्त खराब कर रहा है। चाइना पाकिस्तान के साथ है जो लार्जर जियोपॉलिटिकल गेन है। रशिया के इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रहे हैं। दो पावर्स है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। और फिर तीसरा अमेरिका है, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है।
अफगान तालिबान या तालिबान की जो हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर है, आपने देखा कि उससे पहले ये किस तरह की बातें करते थे। ये जो पाकिस्तान इंडिया का फेस ऑफ हुआ है, उससे पहले ये किस तरह की बातें करते कि जी हम ग्रेटर अफगानिस्तान बना लो, या अफगानिस्तान और हम केपीके पे हमारा हक है और बलूचिस्तान पे हमारा हक है और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। हम्म। आपने देखा कि थ्रू आउट जब पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मौत की खामोशी थी अफगानिस्तान में, एक लफ्ज नहीं उनके मुंह से निकला। जी। क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, उनको पता चला है कि इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं और हाँ। ये पाकिस्तान का रिजॉल्व है और ये पाकिस्तान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, तो वो चुप करके बैठ गए। अब फिर जयशंकर वहां पे गया दोबारा, उसने उन्हें जाके हौसला दिया, पैसे दिए कि तुम लोग ये पैसे लो और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। जाहिर है जब इंडिया पैसे आपको दे रहा है, जब इंडिया आपका सबसे बड़ा डोनर है, तो जाहिर है इंडियन एक थॉट प्रोसेस है, उनकी एक टेक्निक है, उनका एक चाणक्य का नजरिया है, वो पैसे देते हैं तो फिर उन काम भी लेते हैं। लेकिन तो चाइना जाहिर है में जो इंडिया वज़ीर ने वहां ख़ारजा पे जाके उनके की आपस में मीटिंग हो रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट तो डालेगी ना। जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब इंडिया की तरफ से ये हुआ तो फिर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस एक्टिव हुआ। जाहिर है हमने स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स को बीच में इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान के साथ जिनके इंटरेस्ट जो कन्वर्ज कर रहे हैं हमने उनको इन्वॉल्व किया, तो फिर अफगानियों को वहां पे आना पड़ा। जी। अब मुश्किल होगा अफगानियों के लिए कि वो इंडिया के कैंप में जाएं, ठीक। क्योंकि जाहिर है अगर वो इस्लामी भाईचारे के तहत पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े तो फिर उनको इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना बिल्कुल आउटडेट इररेलेवेंट हो जाएंगे और नुकसान उठाएंगे अफगानी अगर इस वक्त वो इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ आप देखिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क खड़ा है जो कि इसराइल। दुनिया का वर्स्ट मोस्ट अनपॉपुलर कंट्री है, इसराइल। दूसरे अफगान हैं। सो बिल्कुल सही। अफगान को अपने स्टैंड चेंज करना पड़ेगा और इंशाल्लाह वो करेंगे। नाजरीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अहमद, देखें कि गजा में इजरायली मुजालिम तहाल जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में गजाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है और अगले 48 घंटे में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। हजारों बच्चों के कातिल नेतन्याहू को क्यों लगाम नहीं डाली जा रही? लेकिन जैसा आपने देखा कि मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद आपको एक क्लियर वाज़े दुनिया की अंडरस्टैंडिंग नजर आई। आपने देखा कि आप पिछले 10-15 साल से इंडिया को कह रहे हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना भेजो, हमारे साथ डिस्कशन कर लो, कश्मीर पे निगोसिएशन कर लो, हमारे साथ इंडस वाटर ट्रीटी पे निगोसिएशन कर लो, लेकिन वो कहता था मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। आपने जब उसके दांत तोड़े तो फिर वो घुटनों के बल आया, फिर उसने अमेरिका की भी मिन्नतें की, टर्की की भी मिन्नतें की, यूएई की भी मिन्नतें की और मजीद 4 और ममालिक की मिन्नतें की कि पाकिस्तान से मेरे मुज़ाकरात करवाओ। सो आपको नेतन्याहू को इसी वजह से फ्री हैंड दिया हुआ, क्योंकि उसको लगता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि इस वक्त उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, वो जो चाहे वो करे। थ्रेट ऑफ वॉर जब तक इसराइल के सर पे इम्पोज नहीं होगा, इसराइल नहीं रुकेगा। दूसरी बात जो आपने कही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इमीडिएट इंपॉर्टेंस है कि गाजा के अंदर हम मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं। बहुत बच्चे जिस तरीके से वहां पे कल छोटा सा बहुत बहुत तकलीफ दे, 2 साल से गाजा के अंदर बहुत तकलीफ दे हालात हैं। गाजा के मुसलमानों को अबैंडन नहीं किया, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। और वहां पे जो खुराक इस वक्त यूएन का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि गाजा के अंदर खुराक की कमी है, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, वहां पे हमें खुराक पहुंचानी है। अमेरिका, जितनी दुनिया की पावर्स हैं, सब कह रही हैं कि हमें खुराक पहुंचानी है, सब कह रही हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी है, सब कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। किसी ना किसी मुल्क को आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उसको इन्फोर्स करने का। ठीक है। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि हम इस वक्त इजिप्ट के साथ मिलके एक डायरेक्ट सप्लाई लाइन खोलें और हम गाजा के अंदर, वो छोटी सी आबादी है, 20 लाख के करीब लोग हैं, उनकी कफालत पाकिस्तान जो है वो करे और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को पाकिस्तान फोर्स करे। इस वक्त पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का अनडिक्लेयर्ड लीडर पाकिस्तान है अल्लाह के फजल से, और पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम दुनिया को जो है इस सबसे पहले तो ये सप्लाई लाइन खोलनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी चाहिए। उनके अंदर पानी की किल्लत, पानी के कतरों के प्यासे हैं वहां पे, छोटे छोटे मासूम बच्चे। बिल्कुल। अहमद, अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने एक इंकशाफ किया है कि इसराइल ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्या वाकई ऐसा वो कर सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए 1984 में जो ऑडिट यीनॉन प्लान था इसराइल को लेके, और उसका जो सबसे कॉर्नर स्टोन है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, ऑपरेशनल फॉरेन पॉलिसी का, उसके मुताबिक इन्होंने सीरिया को हेडलेस करना था, इन्होंने फ़लस्तीन का नामो निशान मिटा देना था, और इन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपेंशन करनी थी, टेररिस्ट ग्रुप पहले बनाने थे और उसके बाद उसको खत्म करना था। और ईरान जो है वो इसराइल के लिए
बाकायदा एक थ्रेट है। और जैसे नेतन्याहू ने क्लियरली कहा था, अभी पिछले दिनों का उसका बयान है कि हमें खतरा जो है ईरान से और दूसरा हमें पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान से हमें खतरा ईरान से भी ज्यादा है। सो ये जो ईरान के ऊपर इस वक्त इनका एक ये जो अमेरिका की जो इदारों ने इंफॉर्मेशन दी है, उसमें वाजे है कि इसराइल का प्लान तो है ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने का। इसराइल ईरान के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस्माइल हानिया का आपने देखा कि किस तरीके से वहां पे इस्माइल हानिया के साथ ईरान में इसराइल ने क्या किया। तो इसराइल का प्लान तो है कि वो ईरान के ऊपर उसने करनी है। ईरान उनके ग्रेटर इसराइल एजेंडा के दरमियान में खड़ा है, उसको अल्टीमेट प्लान तो है, इन्होंने ईरान को भी खत्म करना है। सो अगर अभी कर रहे हैं तो ये काफी अगर ये अभी करने के प्लान कर रहे हैं तो ये इंटेलिजेंस मुझे तो क्रेडिबल लगती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अहमद, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा इसराइल पर पाबंदी की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में उम्मत मुसलमा कहाँ है? उनका किरदार महदूद क्यों हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल को कंडेम कर रही है। दुनिया की मोस्ट हेटेड कंट्री, दुनिया की तारीख में वो वाहिद मुल्क जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को नफरत है, वो इसराइल है। पूरी दुनिया नफरत कर रही है इसराइल से। इसराइल का सारा प्रोपेगेंडा जो इन्होंने पिछले 100 साल से बनाया, हॉलोकॉस्ट, और उसके बाद से जो सारा इन्होंने अपना एक पूरी दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम बहुत मजलूम हैं, आज वो एक जेनोसाइडल नेशन के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आया और पूरी दुनिया उनसे नफरत कर रही है। इवन ये वेस्टर्न कंट्रीज जिनका आपने नाम लिया, तो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, ये भी इसराइल के खिलाफ। मुसलमानों का अलमिया ये है कि मुसलमानों के पास क़यादत नहीं है। मुसलमानों के पास वो जो डेप्थ चाहिए उनको, इसराइल को उन्होंने इतना अपने दिमागों के ऊपर इसराइल का वो जो डिवाइड एंड रूल करते आए हैं हमेशा से वेस्टर्न मुसलमानों के खिलाफ, अभी तक उस डिवाइड एंड रूल में ही पड़े हुए हैं। मुसलमानों को लग रहा है कि गाजा जो इसराइल कर रहा है वो गाजा तक महदूद रहेगा। जब गाजा के अंदर ये सब शुरू हुआ तो बशर अल असद को लग रहा था कि मैं चुप करके बैठूंगा, मैं एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालूंगा, क्योंकि जो गाजा के अंदर इसराइल बमबारी कर रहा है वो फिर सीरिया में होगी, मेरी हुकूमत चली जाएगी। तो आपने देखा कि पहले उसने सीरिया के अंदर बमबारी की, उसके बाद उसने पहले उसने गाजा के अंदर बमबारी की, फिर उसने बशर अल असद की हुकूमत को भी खत्म कर दिया। ईरान को ये लग रहा था, जो इनका हिजबुल्लाह है उसको ये लग रहा था कि अगर हम कुछ एक्टिवली ज्यादा इन्वॉल्व हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो हमारे ऊपर हमले हो जाएंगे। आपने देखा कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं भी हुए, तब भी उसने सारी की सारी हिजबुल्लाह की क़यादत को बगैर लड़े बगैर जंग के वो टेलीफोन्स के अंदर, पेजर्स के अंदर बम लगा के उसने मार दिया। सो पूरी मुसलमान दुनिया को ये बात समझने की जरूरत है और पूरे मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की जरूरत है। अहमद हसन अल अरबी बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है गुरपतवंत सिंह पुन्नू साहब, ये जनरल काउंसिल है आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के। हम उनको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप के इस सेगमेंट में। ससरियाकार गुरपतवंत सिंह पुन्नू साहब, खुशामदीद कहने से ਤੁਹਾਨੂੰ सुनो राउंड अप ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ इंडिया फौज के आला अफसरान ने पाकिस्तान ते इल्जाम लाया है कि कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल ते ड्रोन से मिसाइलें के जरिए हमला किया है। गुरुद्वारा कमेटी के हुकाम ने ते इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिते हैं। सर, तुहाडे ख्याल विच की वजह सी, क्यों इस तरह की खबरां फैलाईयां जा रही ने? जी, ਜਦੋਂ इस जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 70,000 ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ,
हालांकि पाकिस्तान ने अपनी जानिब करतारपुर राहदारी नूं भी खुला रखा है, लेकिन भारत ने 7 मई नूं सिख बरादरी की यात्रा नूं मुअत्तल कर दिता है। भारत के इस इकदाम नूं तुसीं किवें वेखदे हो? देखो, मसला इस वक्त गुरुद्वारा साहब दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। जी, तो सिख रोज़ाना दुआवां करते हैं कि इन गुरुद्वारां तक उन्होंने रसाई हो जाए जिन्हों तो जुदा हो चुके हैं। तो अगर भारत इजाजत नहीं देता तो क्या चढ़ते पंजाब के लोग एहतजाज करनगे? देखो, साडा मसला जिहड़ा है चढ़दे पंजाब दा, साडा जिहड़ा पंजाब भारती कब्जे वाला है, साडा मसला अज गुरुद्वारा साहब दे दर्शन करन दा नहींगा। साडा मसला हैगा भारती पंजाब नूं जिहड़ा इस वक्त पंजाब भारत दे कब्जे च उहनूं आज़ाद कराउण दा। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸ ਬੁਖਲਾੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹ 1965 ਹੈ ਨਾ 1971 ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 2025 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ, ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸੂਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਔਰ ਨੀਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। सर, ये दसो कि हिंदुस्तान तो बाहर आलमी सतह के लैवल ते नरेंद्र मोदी सिख रहनुमा के कतल ते फसादात की साजिशां किने करते हैं ते तुहाडे खिलाफ भी साजिशां हुई ने ते फिर न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने रॉ के साबिक अफसर ते फर्दे जुर्म भी आयद की सी। देखो, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੂਨ 84 ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 70,000 ਦੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਤੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਆਰਐਸਐਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰਐਸਐਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक। इस पहलगाम हमले तो पहले भी भारतीय हुकूमत ने कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए ने, ਸਿੰਘਪੁਰ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਫॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਾਜ 2000H ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਹੈ। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनरल काउंसिल आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पुनू। आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।